नमस्कार, मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति राज व्यवस्था वार्षिकी 2022 में। तमाम यादों के साथ साल 2022 खत्म हो रहा है, या यूं कहें कि खत्म हो चुका है। नया साल 2023 नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ शुरू हो रहा है। लेकिन अगर साल 2022 के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जुड़ाव हमारे आपके जीवन से कहीं न कहीं ज़रूर रहा है। इसीलिए हम इस बीते साल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर सब्जेक्ट वाइज एक छोटी सी सीरीज लेकर हाजिर हैं। सीरीज की इस कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। देश का 16वां राष्ट्रपति चुनाव जुलाई 2022 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में कुल वोटर्स 4809 थे। चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिले, जबकि यशवंत को 1877 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू को कुल 64% वोट प्राप्त हुए और उन्हें देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। ये चुनाव एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ और संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट एल्वा के बीच हुआ। इस चुनाव में जगदीप धनखड़ को 74.37% वोट प्राप्त हुए और मार्गरेट एल्वा को 25.63% वोट प्राप्त हुए। जगदीप धनखड़ 346 वोटों के अंतर से मार्गरेट से जीत गए और देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी सभापति होते हैं, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद की बात कही गई है। साल 2022 में चुनाव की शुरुआत हुई गोवा विधानसभा चुनाव के साथ। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए फरवरी 2022 में चुनाव संपन्न हुए। 20 सीटों पर विजय के साथ भाजपा यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने अन्य निर्दलीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर गोवा में अपनी सरकार बनाई। अब बात करते हैं अगले चुनाव की, यानी राज्य विधानसभा चुनाव की। अगला विधानसभा चुनाव हुआ पंजाब में, जहां बड़ा उलटफेर के साथ आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। वहां पर पंजाब के अलावा इसी दौरान उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, जहां भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर फिर से सरकार बना ली। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव हुए। यहां भी 60 विधानसभा सीटों में से 32 सीटें जीतकर भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इसके बाद चुनाव हुए सबसे अधिक विधानसभा सीट वाले राज्य, यानी उत्तर प्रदेश में। यहाँ 403 सीटों में से 255 सीटें जीतकर भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। यहाँ 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए, जहां 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। दिसंबर 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कुर्सी उस वक्त छिन गई जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 से अधिक विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। इन बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। वहीं अगर बात बिहार की करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन समाप्त कर राजद से हाथ मिला लिया। बीते साल भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मोहम्मद शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर पूरी दुनिया में बवाल मच गया था। उनके इस बयान को लेकर कई मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई थी और उनके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। उनकी इस टिप्पणी से बड़े विवादों की वजह से भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 को की गई थी। इस संगठन पर नुपुर शर्मा विवाद के बाद से लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया जा रहा था।
इसके अलावा भी इस संगठन पर कई दूसरे तरह के आरोप हैं। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए इस संगठन के ऊपर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। इसके खिलाफ इन मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हिजाब पहनने से रोकना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जबकि कॉलेज मैनेजमेंट का कहना था कि कॉलेज की यूनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाव के कारण उन छात्राओं को रोका गया था। इस मुद्दे को लेकर भी देश में कई जगह प्रदर्शन किया गया था। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी के पूजा के मुद्दे को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर है और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जिनकी पूजा की अनुमति के लिए कुछ महिलाओं ने याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 दिन तक मस्जिद का सर्वे किया, जिसमें मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग होने की बात कही गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहे हैं। मामला अभी भी विचाराधीन है। अक्टूबर 2022 में देश की 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। ये चुनाव कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में हुआ। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे 7,897 वोटों से जीत गए। आपको बता दें कि 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर कोई नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की दुर्घटना में निधन के बाद सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। 31 दिसंबर 2019 को इस पद का सृजन किया गया था। सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुखों को निर्देश भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एबॉर्शन को लेकर कानून में परिवर्तन किया है। भारत में एबॉर्शन को लेकर 1971 से कानून है, जिसके अनुसार प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते तक एबॉर्शन कराया जा सकता था, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन किया गया और इस समय सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था पिछले साल कि महिला का मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो, यानी महिला मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक एबॉर्शन कराने की हकदार होती है। तो ये थी राज्य व्यवस्था से जुड़ी साल भर की कुछ अहम खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहरहाल आशावान होना और सकारात्मक सोचना मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसी सोच के साथ हम स्वागत करते हैं साल 2023 का और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए मंगलमय होगा।